गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अल्टरनेटर चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके आगामी UP PCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो कोई विद्यार्थी एनुअल या सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हों उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन लिया गया है ये अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास है कि अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि DC तथा AC जनरेटर में एक प्रमुख समानता है। देखिए DC और AC जनरेटर में एक प्रमुख समानता की बात कर रहा है कि दोनों में क्या एक प्रमुख समानता है। चाहे DC जनरेटर हो चाहे वो AC जनरेटर हो, ठीक है। तो दोनों में एक प्रमुख समानता ये होता है कि दोनों DC या AC दोनों क्या करता है, AC विद्युत वाहक बल पैदा करता है। समानता इसमें क्या होगा कि दोनों AC विद्युत वाहक बल पैदा करता है। चाहे आप DC जनरेटर ले लीजिए तो DC जनरेटर भी आपका AC ही विद्युत वाहक बल पैदा करेगा, या AC जनरेटर ले लीजिए वो भी आपका AC ही विद्युत वाहक बल पैदा करेगा। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर A सही होगा और यही दोनों के बीच में क्या है, समानता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करता है तो उसमें पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल। जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स को समकोण पर छेदन करता है तो उसमें पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल क्या होगा। देखिए जब कोई अगर कुंडली किसी फ्लक्स को अगर समकोण पर छेदन करे तब इस केस में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका D सही है। 3 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्य करता है। बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्य करता है तो इसका डैश घूर्णन करने वाला होगा। इसका डैश घूर्णन करने वाला होगा। तो देखिए बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्य करता है तो इसका डैश घूर्णन करने वाला होगा। तो ये इसका होगा फील्ड घूर्णन करने वाला और सैलिएंट प्रकार के रोटर सहित। इसमें होता है फील्ड घूर्णन करने वाला सैलिएंट प्रकार के रोटर होगा, जो ऑप्शन नंबर B सही होगा। उसके बाद चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 हो गया, अब चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि AC मशीन की स्टेटर कोर लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है, जिससे कि AC मशीन का जो स्टेटर कोर होता है वो लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है, जिससे कि क्या होगा, लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है, जिससे कि इसमें क्या होगा, एडी धारा क्षति घट जाए। कोई भी AC मशीन का स्टेटर कोर जो लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है, लेमिनेटेड चादर का बनाने का मतलब ही है कि उसमें क्या होगा कि एडी धारा क्षति घट जाएगा, जो ऑप्शन नंबर C आपका सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति डैश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है इसके बारे में बताना है कि विद्युत वाहक बल की जो आवृत्ति होती है वो किस पे निर्भर करता है। तो विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है, निर्भर जो आपका करेगा वो
पोल की संख्या तथा घूर्णन गति पर निर्भर करता है। ये आवृत्ति की बात पूछा जा रहा है, तो पोल की संख्या एवं घूर्णन गति पर निर्भर करेगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। छठा नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्रयुक्त अल्टरनेटर सामान्यतः डैश प्रकार के होते हैं। देखिए, विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्रयुक्त अल्टरनेटर सामान्यतः डैश प्रकार के होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं? तो जो हम लोग विद्युत उत्पादन केंद्र पर जो हम लोग अल्टरनेटर उपयोग करते हैं वो सामान्य रूप से स्थिर आर्मेचर वाला होता है। वो सामान्य रूप से स्थिर आर्मेचर वाला होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सातवां नंबर क्वेश्चन को समझिए। सातवां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्टरनेटर की आउटपुट डैश को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। देखिए, अल्टरनेटर की आउटपुट डैश को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की गति को समायोजित करना पड़ता है। अल्टरनेटर की आउटपुट डैश को नियत रखने के लिए हम लोग प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइम मूवर की गति को समायोजित करते हैं डैश को नियत रखने के लिए, तो नियत रखने के लिए हम किसको करते हैं? फ्रीक्वेंसी। अल्टरनेटर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को हम लोग समायोजित करना पड़ता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके फ्रीक्वेंसी को नियत रखने के लिए हम लोग प्राइम मूवर की गति को समायोजित करना पड़ता है। 8 नंबर कह रहा है कि अल्टरनेटर का पावर फैक्टर डैश पर निर्भर करता है। अल्टरनेटर का जो है ना पावर फैक्टर किस पे निर्भर करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए, अल्टरनेटर का जो होता है पावर फैक्टर आपके आउटपुट में समायोजित लोड पर निर्भर करता है। ये याद रखिएगा कि अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर होता है वो आउटपुट में समायोजित लोड पर निर्भर करता है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्टरनेटर के विद्युत वाहक बल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अल्टरनेटर के विद्युत वाहक बल को बढ़ाने के लिए फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स बढ़ाते हैं, वोल्टेज कम करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, उपरोक्त में से सभी। देखिए, अल्टरनेटर के विद्युत वाहक बल को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स बढ़ाते हैं। फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स बढ़ाते हैं। अल्टरनेटर का अगर विद्युत वाहक बल बढ़ाना है तो फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स बढ़ाते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। जबकि वोल्टेज कम करके ये गलत होगा, कैपेसिटर लगा के ये भी गलत होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अल्टरनेटर को अत्यधिक उत्तेजित कहा जाता है जबकि वह डैश कार्य करता हो। देखिए, अल्टरनेटर को अत्यधिक ओवर एक्साइटेड कहा जाता है जबकि वह डैश कार्यरत हो। ये पूछ रहा है आपको। तो देखिए, इसके लिए आपको होगा ऑप्शन कि आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर। आगे बढ़ते हुए, देखिए ओवर एक्साइटेशन के केस में अल्टरनेटर में क्या होता है? आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर। आगे बढ़ते मतलब लीडिंग पावर फैक्टर पे ये ओवर एक्साइटेड होता है। जब वो आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पे कार्य करता है तब हम इस केस में इसको कहते हैं कि अल्टरनेटर ये मेरा क्या है? ओवर एक्साइटेशन। यदि अंडर एक्साइटेशन रहता तो वो क्या होता? अंडर एक्साइटेशन तब उसमें होता कि पिछड़ते हुए पावर फैक्टर पे कार्य करेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की हमको गणना करना है तो किस सूत्र के द्वारा हम लोग गणना करेंगे? ये सूत्र के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, ई एवरेज होता है। ई एवरेज इज इक्वल टू 4.445 FT KP KD।
इसी सूत्र के द्वारा जो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है ये सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किया जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज डैश होता है। देखिए, अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किया जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज डैश होता है। अल्टरनेटर में जो हम लोग रोटर को एक्साइटेशन करने के लिए जो वोल्टेज उपयोग करते हैं वो किस प्रकार का वोल्टेज होता है उसके बारे में आपको बताना है। वो हमारा होता है निम्न डीसी वोल्टेज होता है। हम जो है ना अल्टरनेटर के रोटर को एक्साइटेशन करने के लिए या एक्साइट करने के लिए हम लोग निम्न डीसी वोल्टेज का उपयोग करते हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या करा है। 13 नंबर क्वेश्चन में करा है चित्र में दर्शाया गया अल्टरनेटर डैश प्रकार का है। किस प्रकार का ये अल्टरनेटर है? चित्र में दर्शाया गया अल्टरनेटर किस प्रकार का है? तो चित्र में दर्शाया गया जो अल्टरनेटर है देखिए, ये तो स्टार में है ही, स्टार के साथ साथ यहाँ देखिए ग्राउंड किया हुआ है, तो अर्थयुक्त स्टार संयोजन, अर्थयुक्त स्टार संयोजन, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बड़े व्यास का अल्टरनेटर जो कि धीमी गति से चल रहा है उसमें डैश होगा। एक बड़े व्यास का अल्टरनेटर जो धीमी गति से चल रहा है उसमें क्या होता है, तो उसके बारे में पूछ रहा है आपको कि एक बड़े व्यास का अल्टरनेटर जो धीमी गति से चल रहा है उसमें एक सैलिएंट ध्रुव रोटर के साथ क्षेत्र घूर्णन, एक सैलिएंट होगा। बड़े व्यास में आपका होगा एक सैलिएंट ध्रुव रोटर के साथ क्षेत्र घूर्णन, ये धीमी गति पे कार्य करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर हाई स्पीड की बात करता तो हाई स्पीड में आपका हो जाता है एक चिकनी बेलनाकार रोटर के साथ क्षेत्र घूर्णन। 15 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अल्टरनेटर के क्षेत्र परिपथ के साथ आपूर्ति होती है। एक अल्टरनेटर के क्षेत्र परिपथ के साथ आपूर्ति होती है, तो क्षेत्र परिपथ के साथ कह रहा है कि वो आपूर्ति होती है, तो क्षेत्र परिपथ है तो यहाँ क्षेत्र को हमको अति करना है, आपूर्ति करना है क्षेत्र को किसी भी अल्टरनेटर के, तो हम उसमें एक क्या करते हैं डिस्ट धारा देते हैं। क्षेत्र में हम लोग क्या देते हैं डिस्ट धारा देते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक 3 फेज पावर स्टार, एक 3 फेज वाला स्टार, सॉरी एक 3 फेज वाला स्टार्टर, एक 3 फेज वाला स्टार्टर जो कि अल्टरनेटर से जुड़ा होता है उसके आर्मेचर में होगी। एक 3 फेज वाला स्टार्टर जो कि अल्टरनेटर से जुड़ा होता है उसके आर्मेचर में होगी। उसके आर्मेचर में पूछ रहा है क्या होगा। देखिए, एक 3 फेज वाला स्टार्टर है जो कि अल्टरनेटर से जुड़ा होता है, उसके आर्मेचर में होगी डैश, कितना स्लिप रिंग के बारे में पूछता है, तो उसमें क्या होगा 4 स्लिप रिंग होगा। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि लाइन परिपथ वोल्टेज EL इज इक्वल टू √3 EP, यानी लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज है, एक स्टार में जुड़े अल्टरनेटर में फेज वोल्टेज क्या होगा यदि ये डेल्टा में जुड़े हों। एक स्टार में जुड़े अल्टरनेटर में फेज वोल्टेज क्या होगा, फेज वोल्टेज की बात पूछ रहा है क्या होगा यदि ये डेल्टा में जुड़े हों। यदि ये डेल्टा में जुड़े हों तो उस केस में पूछ रहा है तो क्या होगा। देखिए, डेल्टा में क्या होता है फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, जबकि स्टार में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज होता है। तो स्टार में इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी।
सॉरी डेल्टा के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ के लिए ये डेल्टा में जुड़े हो तो डेल्टा बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है फेज की संख्या अधिक होने पर भी रोटेटिंग फील्ड में कितने स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। फेज की संख्या अधिक होने पर भी रोटेटिंग फील्ड में कितने स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। तो केवल हम लोग केवल क्या होगा इसमें कह रहा है फेज की संख्या अधिक होने पर भी रोटेटिंग फील्ड में कितने स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। फेज की संख्या अधिक होने पर भी रोटेटिंग फील्ड में कितने स्लिप रिंग प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।